Good morning and welcome back, all dear students of the third year, first year, IT फर्स्ट ईयर। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे प्रॉब्लम नंबर सेकंड के बारे में बातचीत करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोगों ने वो प्रॉब्लम शायद देखा होगा, उसके अंदर कुछ बातें समझ में आई होगी ना आई होगी। तो भी आज के सेकंड प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम बातें और मतलब एडिशन हो जाएगी। जो बातें जहाँ पे समझ में नहीं आती वो बातें आप लोगों को रिवाइज करके रिकैप करके वीडियो बार बार देखना है, ताकि वो पार्ट आप लोगों का 100% परफेक्ट बने। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ SRS बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002। हम लोगों को अभी किस बैंक का अकाउंट बनाना है आज? तो SRS बैंक लिमिटेड, इस बैंक का हम लोगों को आज अकाउंट बनाना है। बराबर है, चलो अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद कब बनाना है? 31 मार्च 2002। ओके तो ये तो रेगुलर वाली बात है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग बातचीत करेंगे ट्रायल बैलेंस। ओके तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये डेबिट और क्रेडिट साइड आप लोगों के सामने उन्होंने दी है। डेबिट साइड के कुछ नाम, क्रेडिट साइड के कुछ नाम। जैसे कि फर्स्ट वीडियो के अंदर अगर डेबिट साइड होती है तो शेड्यूल नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और क्रेडिट साइड आएगी तो शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 5 तक आइडेंटिफाई करना है। एकदम सिंपल है, यहाँ पे 6 to 11 इतने ही नंबर आइडेंटिफाई करना है और इधर 1 से लेकर 5 तक आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हम लोग 1 by 1 जाएंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स कहाँ पे चला जाएगा? नाम में ही लिखा इन्वेस्टमेंट, तो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 8। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ समझ में नहीं आया तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उसके पीछे जो वर्ड है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब ये शेड्यूल नंबर 8 के अंदर ही चला जाएगा। तो स्टार्टिंग वाले दो नाम 6 से लेकर 11 तक जो भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उसमें से ये तो दो चले गए शेड्यूल नंबर 8 के अंदर। आगे चलो, कैश इन हैंड, नाम में लिखा है कैश इन हैंड, तो आपका शेड्यूल नंबर 6 आएगा। ओके नेक्स्ट वाला, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड मतलब मिलने वाला है, बराबर है, और डेबिट साइड में दिया है। अगर डेबिट साइड में दिया गया तो आप लोगों को 11th नंबर में लेना है, और ये जो क्रेडिट साइड में दिया गया ना तो 5th नंबर में लेना है। तो अभी डेबिट साइड में तो कहाँ पे चला जाएगा? 11th नंबर, बराबर है। याद रखना है, ये आएगा MCQ टाइप एग्जामिनेशन होगी ना, तो ये इसमें ये सवाल आ सकता है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो ब्रैकेट में डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड। डेबिट दिया तो 11, क्रेडिट दिया तो शेड्यूल नंबर 5। यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है। ओके इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 11। नेक्स्ट, बैलेंस विद RBI, नाम में लिखा है तो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 6। बैलेंस विद अदर बैंक, अदर मतलब 7, अदर मतलब क्या है? 7। टर्म लोन्स, लोन्स बैंक की सबसे बड़ी असेट, तो शेड्यूल नंबर 9। लोन देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना, ये बैंक का मेन मोटो है, बैंक का मेन बिजनेस है, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। उसके बाद कैश क्रेडिट, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9, क्योंकि लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एक कंबाइन नाम होता है, यहाँ पे अलग अलग सेपरेशन करके दिया है, तो ओवरड्राफ्ट भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। तो ये तीन, लोन, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, कहाँ पे चले जाएंगे? शेड्यूल नंबर 9। उसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड कहाँ पे? शेड्यूल नंबर 9 के अंदर। ओके नेक्स्ट, प्रीमाइसेस, नाम में लिखा है प्रीमाइसेस, हर दिन आएगा। 10 नंबर फिक्स्ड असेट और फर्नीचर भी फिक्स्ड असेट्स। तो इन सभी का टोटल डेबिट साइड का उन्होंने दिया है 3,68,20,000 रुपीज, 3,68,20,000 रुपीज। ओके तो ये थे आप लोगों के डेबिट साइड वाली पोस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लेकर फर्नीचर तक वाले एकदम सिंपल सिंपल पोस्टिंग है। यहाँ पे आप लोग एक दो बार स्टार्टिंग वाले वीडियो देखोगे कि कौन से शेड्यूल के अंदर कौन सी बातें आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चलो अभी जाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। शेयर कैपिटल कहाँ पे चला जाएगा? शेयर कैपिटल चला जाएगा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। शेयर कैपिटल कहाँ पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 1, ये तो रेगुलर है, बराबर है। जनरल रिजर्व कहाँ पे चला जाएगा? जनरल रिजर्व शेड्यूल नंबर 2। स्टैट्यूटरी रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है, ये भी शेड्यूल नंबर 2। बोरोविंग, नाम में लिखा है शेड्यूल नंबर 4। बिल्स पेएबल शेड्यूल नंबर
फिफ्थ, बिल्स पेएबल शेड्यूल नंबर फिफ्थ। फिक्स्ड डिपॉजिट, नाम में लिखा है डिपॉजिट, तो शेड्यूल नंबर हमारा कौन सा है डिपॉजिट का? थर्ड। डिपॉजिट का शेड्यूल नंबर कौन सा है? थर्ड, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? थर्ड नंबर। उसके बाद करंट अकाउंट, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर थर्ड। कंटिजेंसी अकाउंट, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर थर्ड। सेविंग अकाउंट, ये भी शेड्यूल नंबर थर्ड के अंदर ही चला जाएगा। ओके, तो शेड्यूल नंबर थर्ड। अनक्लेम्ड डिविडेंड 5 नंबर। अदर लाइबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड 5 नंबर्स। ब्रांच एडजस्टमेंट, क्रेडिट दिया है इन्होंने, ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस क्रेडिट ऊपर दिया है, यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट। अगर क्रेडिट दिया गया तो शेड्यूल नंबर फिफ्थ, और ये अगर डेबिट दिया गया तो शेड्यूल नंबर 11। कौन सी भी बात अगर डेबिट दी गई इस बैलेंस शीट के टॉपिक के अंदर तो वो चली जाएगी शेड्यूल नंबर 11, और क्रेडिट दी गई तो शेड्यूल नंबर फिफ्थ। ओके, नेक्स्ट ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये हमारा मेन वर्किंग नोट का पार्ट है, यहाँ से हम लोग ये अमाउंट लेकर एडजस्टमेंट की मदद लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपीज से हमारी वर्किंग नोट की शुरुआत होगी। जो नीचे वर्किंग नोट है ना, ये देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। हमारी ट्रायल बैलेंस की डेट देखो, वहाँ पे 2002 है और यहाँ पे लिखा है 1/4/2001, मतलब ये लास्ट ईयर का आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आखिरी में उन्होंने करंट ईयर का दिया है, तो ये बन गया लास्ट ईयर का प्रॉफिट। गलती नहीं हुई है, एग्जैक्टली बराबर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये लास्ट ईयर का बैलेंस है। और सबसे आखिरी में देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब यहाँ से शुरुआत होगा हमारा, यहाँ से शुरुआत होगी हमारी जर्नी। नीचे देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये है हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट जो बिफोर एडजस्टमेंट किए वाला प्रॉफिट है। इसके ऊपर हम लोग एडजस्टमेंट कराएंगे और हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, तो ये आखिरी वाली दो बातें, मतलब कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर आखिरी में प्लस होगा और प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आज एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है, एडजस्टमेंट में दिया होगा तो शेड्यूल नंबर फिफ्थ के अंदर चला जाएगा। अगर आज ट्रायल बैलेंस में उन्होंने दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया तो वो सिर्फ शेड्यूल नंबर फिफ्थ के अंदर चला जाएगा। और एडजस्टमेंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर दिया गया जाता है तो वो कहाँ पे चला जाएगा? तो आपको पी एंड एल अकाउंट से लेस करना है, और पी एंड एल अकाउंट से लेस करने के बाद आप लोगों को शेड्यूल नंबर फिफ्थ में वो लिखना है। ओके, एडजस्टमेंट के अंदर आएगा तो 2 इफेक्ट्स, और सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तो सिंगल इफेक्ट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ये। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन समझो उन्होंने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया आज का जो प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को शेड्यूल नंबर फिफ्थ के अंदर लिखना है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एडजस्टमेंट के अंदर आएगा तो आप लोगों को डबल धमाका 2 इफेक्ट्स देना है, बराबर है? तो ये भूलना नहीं। कल का जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो था ना, वो कहाँ पे आया था? वो आया था एडजस्टमेंट के अंदर, तब हम लोगों ने 2 इफेक्ट दिए थे। लेकिन आज ट्रायल बैलेंस के अंदर होने की वजह से हम लोग आज सिंगल इफेक्ट देंगे। तो ये दोनों साइड का टोटल 3,68,20,000, 3,68,20,000। तो ये था आप लोगों का ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इसमें कुछ भी अलग सा नहीं है, हम लोग आसानी से हमारे पोस्टिंग हमारे शेड्यूल्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो कहाँ पे भी गलती नहीं करना है। तो आखिरी वाला प्रॉफिट सिर्फ सिस्टमैटिकली दिमाग लगाकर आप लोगों को लिखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट ईयर बैलेंस उसी फॉर्मेट के अंदर वर्किंग नोट के सबसे आखिरी में हम लोग प्लस करेंगे। तो चलो आगे जाएंगे अभी। एडजस्टमेंट नंबर 1, द करंट ईयर प्रॉफिट इज बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ऑफ ₹20,000। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट आई है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब ही रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड होता है। तो जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट था ये 8,40,000, वो प्रॉफिट कोई भी एडजस्टमेंट किए बगैर आया हुआ प्रॉफिट है। तो हम लोगों की वर्किंग नोट यहाँ पे रेडी है, और ये वर्किंग नोट हम लोगों ने जैसे तय की थी, ये वर्किंग नोट क्या होती है? 50% होती है, बराबर है ना? ये क्या होती है? 50% होती है। इनकम एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 8,40,000 से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ये क्या हो गया? हमारी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। रिबेट का मतलब ही अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ही होता है।
रिबेट और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट दोनों का मतलब एक जैसा ही है। तो फर्स्ट इफेक्ट यहां से लेस होगा और सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। यहीं पे आज हम लोग इफेक्ट लिखेंगे ताकि आप लोगों को और सिस्टमैटिकली समझ में आए। तो 8,40,000 ये बेसिक कांस्टेंट अमाउंट होंगी, उसमें से माइनस लेस रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज पर एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट इफेक्ट यहां से चला गया और सेकेंड इफेक्ट कहां पे होगा, शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। चलो देखते हैं एक बार शेड्यूल नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने लिखा है क्या। शेड्यूल नंबर 5 के अंदर ये देखो यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 20,000, अनएक्सपायर्ड या रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड दोनों का मतलब एक ही है। अनएक्सपायर्ड ऑब्लिक यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ताकि बाद में कभी ये वर्ड दिया या ओ वर्ड दिया तो दोनों का मतलब एक जैसा ही है। ओके, तो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड इफेक्ट दिया। ओके, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन। ये भी रेगुलर एडजस्टमेंट है, कल के भी प्रॉब्लम में आ गई थी, आज भी आ गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन उसी प्रॉफिट में से माइनस करना है, तो यहां से हम लोग माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन 2 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन 2 लाख रुपीज। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, सेकेंड चला जाएगा शेड्यूल नंबर 9। सेकेंड कहां पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 9 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस। याद रखना है शेड्यूल नंबर 9, क्योंकि लोन कहां पे आता है, 9 नंबर के आता है। तो लोन जो दिया था उसमें से किस इंसान ने डाउटफुल लोन है मतलब कुछ वापिस नहीं किया है, तो लोन के अंदर से ही लोन माइनस होगा क्योंकि ये अनरिकवर्ड लोन है। तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से माइनस और सेकेंड इफेक्ट आप लोगों का शेड्यूल नंबर 9 से माइनस। चलो एक बार चेक करते हैं शेड्यूल नंबर 9 जाकर डायरेक्टली हम लोगों ने लिखा है क्या, 7, 8, 9। ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन 2 लाख रुपीज, यहां से हम लोगों ने क्या किया, ये अमाउंट माइनस किए, बराबर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन, यहां से अमाउंट हो गई हमारी माइनस। ये सिस्टमैटिकली आप लोगों को एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड समझ में आ गई होगी शायद। तो अभी हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 3, The authorized capital of the bank is rupees 1 crore divided into 2 lakh shares of rupees 50 each। ये तो कुछ भी नहीं है, शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर जाके लिखना है बस, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखो शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोग गए, एथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच और अमाउंट आ गई 1 करोड़। तो ये जो अमाउंट आएगी ना 1 करोड़ वाली, तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन करना है ताकि ये अमाउंट टोटल के अंदर नहीं आएगी। ये लॉक्ड कैपिटल है हमारा, ये रजिस्टर्ड कैपिटल है हमारा, तो ये नीचे जाकर आएगी नहीं। बस एडजस्टमेंट के अंदर जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल दिया जाता है वो ऑथराइज्ड कैपिटल आप लोगों को शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर जाके लिखना है, बाकी कुछ उस एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट वगैरह होता नहीं है। तो ये थी हमारे एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑथराइज्ड कैपिटल। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 के अंदर जाके सीधा 2 लाख रुपीज आप लोगों को लिखना है। तो ये कहां पे चली जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 12, बस बाकी कुछ दिमाग लगाना है। शेड्यूल नंबर 12 के अंदर जाके ये 2 लाख रुपीज आप लोगों को लिखना है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नाम के अंदर ही लिखा है। तो एक बार देखो फिर 4 एडजस्टमेंट। फर्स्ट थी अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 20,000, बोलो मुझे कहां से माइनस करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का सेकंड नाम क्या है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, बराबर है। तो फर्स्ट इफेक्ट कहां से माइनस होगा, इसके वजह से हम लोगों का प्रॉफिट कम होगा और सेकंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर चला जाएगा। डाउटफुल लोन, जो लोन दिया था वो डाउटफुल है, मतलब वो इंसान वापिस नहीं करने वाला है। तो 2 लाख रुपीज का लोन अगर डाउटफुल है तो हम लोगों को जो लोन दिया था उस लोन में से 2 लाख रुपीज हम लोगों को क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे, कम करने होंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा शेड्यूल नंबर 9 के अंदर से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या, रेगुलर एडजस्टमेंट है, एकदम सिंपल है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा जाओ शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर जाके ये लिख लो, बस भूलना नहीं है, डबल अंडरलाइन करना है। डबल अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो टोटल के अंदर हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का नाम में ही लिखा है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर जाके मुझे लिखो बस। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 के अंदर जाएंगे हम लोग, सिर्फ 2 लाख रुपीज वहां पे लिखेंगे। तो ये थे आप लोगों के 4 एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस। ऐसे ही आप लोगों को पहले एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस दिमाग के अंदर एक बार परफेक्टली समझ कर लेना है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं। और ये प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में कितनी बार आया है, देखो 2 बार आया है अभी तक।
अक्टूबर 2003 और मार्च 2010। तो ऐसे ही पहले हम लोग एग्जामिनेशन के अंदर वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ये एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है ये पहले हम लोग कवर करेंगे। ओके, अभी इसके बाद आपकी वर्किंग नोट हम लोग अभी यहाँ पे खत्म करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था 840, उसमें से एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट और एडजस्टमेंट नंबर शायद सेकंड चली गई, 20,000 रुपीज हम लोगों ने माइनस किए, ये 2 लाख रुपीज हम लोगों ने वहां से माइनस किए। ओके, अभी इसको एक अलग सा कलर दे दे ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। तो ये दो एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद आप लोग कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर के ऊपर 8,40,000 माइनस 20 माइनस 2 लाख, तो कितना बचेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा 6 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आएगा? 6 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 6,20,000 रुपीज आ गया। ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 6,20,000 आने के बाद ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20% आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20%। देखो यहाँ पे 6,20,000 मल्टीपल अगर 20% करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1,24,000, 1,24,000। और ये 1,24,000 कहाँ पे ट्रांसफर करना है? शेड्यूल नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाओ, शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर देखो यहाँ पे 1,24,000 यहाँ पे लिखा है क्या हम लोगों ने? एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ी साइज इंक्रीज करेंगे ताकि एक के नीचे एक आ जाए। 1,24,000 रुपीज एक के, हाँ ये देखो ये आ गया, ये देखो 1,24,000 हम लोगों ने वहां से लिए, एडिशन हो गया, ये तो क्लियर हो गई बात। तो ये 1,24,000 और 12 लाख कहाँ से? ऊपर ट्रायल बैलेंस वाले 12 लाख कहाँ से आ गए? ऊपर ट्रायल बैलेंस वाले 12 लाख। ओके, समझ में आ रहा है ये? और 12 प्लस 124 13,24,000 ये दोनों का सम आउटवर्ड कॉलम में। तो चलो एक बार फिर से वर्किंग नोट के अंदर वापस आएंगे हम लोग। तो ये 1,24,000 हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए शेड्यूल नंबर सेकेंड, शेड्यूल नंबर सेकेंड। उसके बाद एक कैरी लेस होने के बाद ये अमाउंट क्या करनी है? यहाँ से लेस करनी है। तो लेस होने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व कितना आएगा? 4,96,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व, आफ्टर रिजर्व मतलब रिजर्व की अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद 4,96,000। अभी ये कैलकुलेशन होने के बाद सबसे आखिरी में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस उन्होंने दिया हो तो आप लोगों को प्लस करना है, ऐड करना है। ना दिया हो तो हम लोग लिखेंगे नहीं। तो उन्होंने दिया है 2 लाख रुपीज, यहाँ पे थे ना, ये देखो यहाँ 2 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर के 2 लाख रुपीज। तो ये सबसे आखिरी में हम लोग क्या करेंगे? सबसे आखिरी में हम लोग उसे प्लस करेंगे। वहां पे ये 2 लाख रुपीज क्या हो गए? वहां पे प्लस हो गए। तो 2 लाख रुपीज प्लस होने के बाद 496 प्लस 2 लाख, फाइनली अमाउंट कितनी हो गई? 6,96,000। और ये चली जाएगी शेड्यूल नंबर सेकेंड, ये चली जाएगी शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर 6,96,000। चलो एक बार देखते हैं 6,96,000 वहां पे आए क्या। ये देखो यहाँ पे बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,96,000। ये कहां से आ गया? P&L अकाउंट से आ गया। तो जो वर्किंग नोट होती है ना, कल भी बोला था आप लोगों को, वर्किंग नोट का रिलेशन मैक्सिमम शेड्यूल नंबर सेकेंड के साथ मैक्सिमम ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बातें होती है ना, अल्टीमेटली जो बातें रिजर्व और बैलेंस वाली, ये दो बातें आप लोगों को ट्रांसफर करनी होती है शेड्यूल नंबर सेकेंड के अंदर। तो ये पूरा जो वर्किंग नोट है आप लोगों को सिस्टमैटिकली बनाना है। आप लोग नोटबुक में लिखो, ये नोटबुक में लिखते लिखते समझ ये वीडियो देखो, ताकि ये वीडियो देखते देखते अगर लिखोगे ना तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसे देखने के बाद आप लोगों को शायद कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन होगा भी नहीं कंफ्यूज, क्योंकि एकदम डिटेल्स में लिखा है यहाँ पे कि पहले बिफोर प्रॉफिट ले लो, उसके बाद एडजस्टमेंट माइनस करना है, एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद आफ्टर लेना है, आफ्टर लेने के बाद ट्रांसफर करना है रिजर्व, रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के अंदर हम लोगों को P&L अकाउंट वाला लास्ट ईयर का बैलेंस ऐड करना है, और सबसे आखिर में हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये एक बार बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ना, तो आगे जाके कुछ समय लगेगा ही नहीं। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ हमारे शेड्यूल्स। ये जो रेगुलर फॉर्मेट है, द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए, नेम ऑफ द बैंक 31 मार्च 2002, और ये तो रेगुलर है। कैपिटल लाइबिलिटीज शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5, 5 शेड्यूल आएंगे लाइबिलिटीज के, 6 से लेकर 11 तक आएंगे असेट साइड वाले, और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और बिल्स फॉर कलेक्शन सबसे आखिरी में। तो हम लोग बाद में आएंगे इसके ऊपर। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे अपने शेड्यूल नोट्स।
अपने शेड्यूल नोट्स के अंदर आ जाओ। देखो शेड्यूल नंबर 1 क्या है, कैपिटल एथोराइज्ड कैपिटल लिखा है हम लोगों ने 1 करोड़, यस एग्जैक्टली लिखा है। एडजस्टमेंट नंबर 3 या 4 थी एथोराइज्ड कैपिटल की, सिर्फ वहां पे हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड की। इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल ऊपर दिया था ना 50 लाख रुपीज ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो आ गए यहाँ पे 50 लाख रुपीज, और ये टोटल के अंदर नहीं आएगा तो 50 लाख रुपीज से ही ये प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। तो शेड्यूल नंबर 1 की टोटल अल्टीमेटली कितनी आएगी, 50 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 2 ओपनिंग बैलेंस ये आ गया ट्रायल बैलेंस, और एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 20% ये आ गया हमारे वर्किंग नोट से। और रिजर्व एंड सरप्लस का रिलेशन किसके साथ होता है, वर्किंग नोट के साथ होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट के साथ होता है। ओके, तो ये दोनों का टोटल 12 + 124 कितने होंगे, 13,24,000। जनरल रिजर्व 6 लाख ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था, और वो वर्किंग नोट के अंदर जो सबसे आखिरी में जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना होता है वो सीधा चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। तो ये तीनों का टोटल बनेगा 26,20,000, 26,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस की अल्टीमेटली टोटल 26,20,000। नेक्स्ट डिपॉजिट, रेगुलर है, सिंपल है, करंट डिपॉजिट लिया है उन्होंने, सेविंग डिपॉजिट लिया है, फिक्स्ड लिया है, कंटिजेंसी। तो टोटल कितने नाम आ गए इस डिपॉजिट के अंदर, टोटल 4 नाम आएंगे। ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोगों ने लिखा है 3 नंबर, जहां जहां लिखा है वो सब यहाँ पे आप लोग पोस्टिंग करवा दो। तो अल्टीमेटली टोटल बनेगा 2,67,70,000, 2,67,70,000 इज द अल्टीमेट टोटल ऑफ द शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट। ओके, देन गो अहेड बोरोविंग्स। बोरोविंग सिंगल नाम लिखा था वहां पे, एक ही नाम आएगा बोरोविंग, सबसे सिंपल आसान शेड्यूल है। शेड्यूल नंबर 4 के अंदर जाके हम लोग लिखेंगे बोरोविंग 8 लाख रुपीज, और शेड्यूल क्लोज हो जाएगा 8 लाख रुपीज। ओके, बोरोविंग के अंदर कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, एकदम रेगुलर एज इट इज आने वाला शेड्यूल। अभी आ गया शेड्यूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। देखो वहां पे अदर लाइबिलिटीज के अंदर बिल्स पेएबल आ गया 4 लाख रुपीज, बिल्स पेएबल 4 लाख रुपीज। इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट 1,40,000, क्योंकि ये क्रेडिट था, बराबर है, ये क्रेडिट होगा तो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। डेबिट होगा तो कहां चला जाएगा, 11 नंबर के अंदर चला जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड 50,000, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 20,000, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आज सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था, इसलिए यहाँ पे सिंगल इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आज कहाँ पे दिया था उन्होंने, आज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जब वो देते तब हमारा बनेगा सिंगल इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो ये 4-5 नामों की टोटल बनेगी 14,30,000। टोटल कितनी बनी, 14,30,000। देन गो अहेड शेड्यूल नंबर 6, अभी असेट वाले शेड्यूल हम लोग कवर करेंगे। कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, एकदम सिंपल है। देखो कैश इन हैंड 3 लाख, कैश विथ आरबीआई 4 लाख, दोनों का सम बन गया 7 लाख। रेगुलर आइटम, रेगुलर नाम, कुछ भी इसके सिवा यहाँ पे अलग सा नहीं आएगा। शेड्यूल नंबर 7 की टोटल वहां पे देख लो आप लोग। शेड्यूल नंबर 7 सिंपल है, बैलेंस विथ अदर बैंक, एक ही नाम है, अदर होगा, आरबीआई छोड़कर ओ तो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 7। 3 लाख हो गया टोटल टैली, और शेड्यूल नंबर 7 की टोटल अल्टीमेटली 3 लाख रुपीज। अभी शेड्यूल नंबर 8 देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 बातें, स्टार्टिंग वाली ट्रायल बैलेंस वाली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 11,50,000 और इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स 10 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शेयर्स, ये 2 बातें कहां पे आएगी, शेड्यूल नंबर 8 के अंदर, और अल्टीमेटली सम का टोटल बनेगा 21,50,000। ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो नंबर दिए है ना, बस वो नंबर यहाँ पे लिखते जाओ, टोटल बनाते जाओ और आगे जाओ, बिंदास तो के लिखते जाना है। इसके लिए डेयरिंग लगेगी, करेज लगेगा, घबराना नहीं है। जितनी बार आता नहीं उतनी बार नोटबुक के अंदर ये सम सॉल्व करना है। 1 या 2 प्रॉब्लम आप लोग स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करोगे ना, तो बाद में कभी भी डर नहीं लगेगा। लेकिन एक बार जर्नी अगर आप लोगों ने स्टार्ट की है ना, तो खत्म करना भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। ओके, नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 30 लाख रुपीज आ गया। कैश क्रेडिट ऊपर दिया था 1,16 लाख रुपीज। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, एक सेकेंड हम लोग इसको यहाँ पे सिस्टमैटिकली ऊपर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को ये एक साथ दिखे। ओके, शेड्यूल नंबर 9 देखो, बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड 30 लाख रुपीज, कैश क्रेडिट 1,60 लाख रुपीज, ओवरड्राफ्ट 15,40,000, और टर्म लोन इनर कॉलम ही लिया हम लोगों ने 1,50 लाख रुपीज, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन उसके अंदर से 2 लाख रुपीज माइनस करने के बाद अल्टीमेटली आएगा 1,13 लाख रुपीज। तो ये 3-4 नाम का टोटल बनेगा 3,18,40,000। तो ये रेगुलर शेड्यूल्स के अंदर आने वाली नाम है, इसके अंदर कुछ अलग सा नया कुछ नहीं है। तो ये बार बार रिपीटेशन होने वाले नाम है। बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड यहीं पे आता है, कैश क्रेडिट भी यहीं पे आता है, ओवरड्राफ्ट भी यहीं पे आता है,
टर्म लोन के ऊपर एडजस्टमेंट ना होती तो ये भी आउटवर्ड कॉलम चला जाता, लेकिन एडजस्टमेंट होने के वजह से 1,15,00,000 रुपए का लोन दिया था तो 2 लाख रुपए एक इंसान ने डुबाए, तो हाथ में कितना पैसा वापस आया, तो 1,13,00,000 रुपीज ही आ गया। तो जो पैसा आया अल्टीमेटली वो बन गया टोटल चारों का 3,18,40,000। तो ये बैंक का सबसे बड़ा दोस्त, बैंक का पावर होता है। देखो बैंक ने लोन कितना दिया था, बैंक लोन इतना देते तो ब्याज भी कितना वापस मिलेगा। तो ये शेड्यूल देखकर बैंक की स्ट्रेंथ समझ में आती है। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट रेगुलर है, इसके बाद इसके बारे में क्या बातचीत करनी है। प्रीमाइसेस 12 लाख रुपीज़, फर्नीचर 4 लाख रुपीज़, बस फॉर्मेलिटी है 16 लाख। अदर असेट के अंदर आज एक ही आया था, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो था डेबिट। अगर ये क्रेडिट होता तो कहाँ चला जाता, शेड्यूल नंबर 5 30,000 रुपीज। ओके, सिंगल नाम क्लोज करवा दो, खत्म। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एक एडजस्टमेंट थी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एक एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट हम लोगों ने लिख ली है यहाँ पे। एडजस्टमेंट लिखने के बाद हमारा टोटल बन गया 2 लाख रुपीज, हो गया। तो ये थे आप लोगों के शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 12 तक वाले शेड्यूल। बस एक बार शेड्यूल खत्म हो गए, शेड्यूल की टोटल आ गई अल्टीमेटली। तो ये टोटल यहाँ से कॉपी करना है, उठाना है और आप लोगों के फॉर्मेट के अंदर वापस जाना है, जो फॉर्मेट आप लोगों का भी वेटिंग कर रहा है। तो यस, इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग जाके सिर्फ अभी लिखेंगे कैपिटल कितना था 50 लाख रुपीज। ये देखो 1 के सामने कितना आ गया 50 लाख रुपीज। शेड्यूल नंबर 2 की अल्टीमेट टोटल कितनी थी 26,20,000। चलो एक बार देखते हैं शेड्यूल नंबर 2 देखो 26,20,000। थर्ड की टोटल देखो 2,67,70,000, वही हम लोगों ने लिखी है क्या वहां पे, यस वही लिखी है 2,67,70,000। फोर्थ की टोटल कितनी है 8 लाख रुपीज बोरोविंग। फिफ्थ की टोटल कितनी है 14,30,000। तो ये शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 5 तक की टोटल बन गई है आप लोगों के सामने 3,66,20,000। तो ये टोटल आप लोगों की हो गई लाइबिलिटीज की। अगर यही टोटल असेट साइड पे आती है तो हम लोगों का होगा प्रॉब्लम टैली। अगर ना हुआ तो कहाँ पे ना कहाँ पे कुछ तो गलती हुई है, लेकिन गलती करना नहीं है, टैली करना ही है। तो देखो यहाँ पे हम लोग टैली हो गया है हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे भी एसेट साइड में टोटल देखो 3,66,20,000। तो मतलब ये प्रॉब्लम लाइबिलिटी साइड के साथ एसेट साइड टैली हो गया है। तो बस अभी 6 से लेकर 11 तक की पोस्टिंग कर दो। 6 की टोटल 7 लाख, 7 की टोटल 3 लाख, 8 की टोटल 21,50,000, नंबर 9 की टोटल 3,18,40,000, शेड्यूल नंबर 10 की टोटल 16 लाख, शेड्यूल नंबर 11 की टोटल 30,000। तो 6 से लेकर 11 तक बस आप लोगों के शेड्यूल क्लोज होने के बाद यहाँ पे आके लिखना है। तो ये दोनों का लाइबिलिटी के साथ असेट साइड अगर मैच हो जाती है तो आप लोगों का प्रॉब्लम टैली होगा, और टैली होने के बाद जो खुशी मिलती है वो खुशी आप लोगों को किसी ने बार बार कर रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपए दिए ना तो भी ये खुशी मतलब उससे बड़ी होगी। तो ऐसे ही एग्जामिनेशंस के अंदर आप लोग 12th याद कीजिए, आप लोग 2nd ईयर याद कीजिए, जब आप लोगों का प्रॉब्लम टैली होता है ना, लाइबिलिटी की टोटल असेट के साइड में मैच होती है ना, तब जाके चेहरे पे एक स्माइल आती है, और ऐसी ही स्माइल आप लोगों को कंटिन्यू इसी साल रखनी है। ओके, तो चलो ये हो गया टोटल हमारा टैली। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इसके साथ बैलेंस शीट का प्रॉब्लम टैली होने के साथ कुछ रिलेशन होता नहीं है, आखिरी में बस लिखना है 2 लाख रुपीज, और बिल्स फॉर कलेक्शन आज उन्होंने कुछ नहीं दिया है तो ये चला जाएगा नील। तो ये था आप लोगों का प्रॉब्लम नंबर 2। आप लोग बार बार ये प्रॉब्लम देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर कुछ बातें समझ में आएगी, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम के अंदर जो समझ में नहीं आता वो नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए, मुझे पूछिए सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हम लोग उसके ऊपर और बातचीत ज़्यादा करेंगे। ओके, तब तक ये वीडियो देखो, अगला वीडियो आएगा कल, तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।